जय हिंद मित्रांनो, मिशन सिटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज मधल्या पेपर क्रमांक 1 ची जी 4 नंबरची प्रश्नपत्रिका आहे त्याच्यामधल्या सामाजिक विज्ञान म्हणजे सोशल स्टडीज याच्या 30 प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो आहे. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, साइडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरती संदर्भामधल्या आणि सीटीटी संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर का हे मिशन सिटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे ही एक महत्त्वाची संधी. त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे आहे पेपर 1 आणि पेपर 2 च्या 5-5 प्रश्नपत्रिका, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं जे आहे व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळून जाणार आहे, तेही अगदी माफक दरामध्ये. आपल्याला जर ही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवर आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरला संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा. चला तर मित्रांनो, वेळ वाया न घालवता आपण सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला. बघा, आपण जे काही सामाजिक विज्ञान है इसके जो सवाल है 121 नंबर से 150 नंबर की जो सवाल है वो हमने सामाजिक विज्ञान के लिए हुए. हम लोग देख लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए. सवाल नंबर 121 नंबर है, सब्जियां और फल अच्छे स्रोत है किस चीज के? खनिज के, विटामिन और वसा के, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, या फिर डी नंबर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, ये तीनों के. हमें इस तरीके से पूछा गया. अगर से हम सब्जियां खाते हैं या फिर हम किसी भी तरीके की जो है फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, तो इससे हमें एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसके बाद हमें हर तरह का विटामिन मिलेगा और हर तरीके का जो है वो खनिज भी मिलेगा. यानी इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सवाल है इसका सही उत्तर है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज. ठीक है, चलिए 122 नंबर का सवाल देख लेते हैं. 122 नंबर पे पूछा गया है, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था? अकाल से, चक्रवात से, भूकंप से या फिर बाढ़ से? गुजरात का जो भुज है, भुज जो शहर है वो बहुत प्रसिद्ध है और वहां जो है एक बहुत ही भीषण ऐसी प्राकृतिक आपदा आई. वो क्या थी? तो वो था भूकंप. ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से जो है भुज शहर तहस नहस हो गया था, पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त हो गया था. इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी. अब देखते हैं 123 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चे में मोटापे का कारण बनती है? बच्चे मोटे क्यों बनते हैं? इसलिए अब ये 4 ऑप्शंस हैं. 1 नंबर सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना, बी नंबर शायद ही कभी पिकनिक पर बाहर जाना, सी नंबर साबुत अनाज के बिस्कुट और नमकीन खाना, या फिर डी नंबर का ऑप्शन है पसंदीदा किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर बैठना. बच्चों में मोटापे की वजह पूछी गई है, ये हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन. अब चारों भी जो है मिलते जुलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर से बच्चों में मोटापे का कारण है तो पसंदीदा किताबें लेना और घंटों तक जो है एक जगह पर सोफे पर आराम से बैठना, यानी अपनी जो बॉडी है उसकी एक्सरसाइज किसी तरीके से नहीं होना, ये इसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों में जो है वो मोटापा बढ़ता जा रहा है. 124 नंबर का सवाल देखते हैं. देखिए सवाल नंबर 124, पपीता के फूल के अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? 1, 10, 2 या फिर कई सारे, इतने कि हम लोग गिन नहीं सकते. क्या होगा? पपीते के अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इतने बहुत सारे बीजांड होते हैं जिसको गिनना बड़ा मुश्किल काम है. यानी वो 2 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 1 भी नहीं, यानी इससे ज्यादा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कई सारे. 125 नंबर का सवाल है, पर्यावरण पर मानव ने विकास के कौन से काल में सर्वाधिक प्रभाव डाला है? ए नंबर का ऑप्शन है आखेट तथा भोजन संग्रह काल में, बी नंबर पशुपालन तथा पशुचारण काल में, रोपण और कृषि अवधि में, या फिर वैज्ञानिक तकनीकी और औद्योगिक काल में. कहां पर डाला है? तो पर्यावरण पर मानव ने विकास
कि कौन से काल में सर्वाधिक प्रभाव डाला है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक काल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 126। आम रोइंदार भूरे रंग के पक्षी जिन्हें गौरैया के रूप में जाना जाता है, इसकी संख्या भारत में कुछ कारणों से बहुत कम हो गई। इसका एक प्रमुख कारण क्या है? गौरैया के रूप में जो पक्षी पाया जाता है उसकी जो संख्या है अभी फिलहाल के दिनों में बहुत कम हुई है। अब कम होने की वजह पूछी गई है, हमें पूछा गया है उसका कारण। अब उसका शिकार ज्यादा हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, या फिर सेलफोन के टावरों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। क्या वजह है इसकी? तो इसमें कई सारी चीजें हैं। देखो, उसका शिकार बिल्कुल नहीं किया जाता। अब शिकार ही नहीं किया जाता तो शिकार अवैध हो या वैध हो, ये कुछ भी नहीं। वनों की कटाई ये उसका प्रमुख कारण नहीं है। उसका कारण है कि सेलफोन टावरों में जो है बहुत ज्यादा तौर पर जो है वो वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से जो है उससे निकलने वाली कुछ जो ध्वनियां है या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे तरंग है सेलफोन टावर के, जिसकी वजह से गौरैया बहुत कम होती जा रही है। इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई। सवाल नंबर 127। किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है? फ्लोरोसिस की बीमारी, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या फिर बोलेंगे हम लोग मृदा प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है जिसकी वजह से जो है इस तरीके से जो है फ्लोरोसिस की बीमारी पाई जा रही है बहुत सारी संख्या में? तो फ्लोरोसिस की बीमारी जो है वो पानी की वजह से होती है, पानी के दौरान, यानी हम लोग बोलेंगे इसे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण बढ़ जाने की वजह से जो है वो फ्लोरोसिस नामक जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 128। वो पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है, ऐसा पेड़ जिसकी जो जड़ें हैं उसकी शाखाओं से विकसित हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये बरगद का पेड़ है, रेगिस्तानी बलूत है जिसे हम ओक बोलते हैं, ओक है ना, या खजूर है, या फिर वो नीम का पेड़ है। कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है? तो वो जो पेड़ है दोस्तों वो है बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। ठीक है, चलिए 129 नंबर का सवाल। 129 नंबर में पूछा गया है, नागरीकरण के परिणाम स्वरूप जिन पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ है उनमें निम्नलिखित कौन कौन शामिल है? एक नंबर का ऑप्शन है उद्योगों के केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि, नगरों में गंदी बस्तियों का विकास, औद्योगिक अपशिष्टों के निष्कासन से प्रदूषण, या फिर उपर्युक्त जो है सभी इसमें जो है शामिल है। तो देखिए, नागरीकरण के परिणाम स्वरूप जिन पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ है उनमें उद्योगों के केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नगरों में गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है, ये भी सही है। औद्योगिक अपशिष्टों के निष्कासन से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त तो जो तीन ऑप्शन दिए गए ए बी सी, ये तीनों भी सही है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि उपर्युक्त सभी जो है वो उसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर का सवाल। अन्य खनिजों की तुलना में बड़ी मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक खनिजों का युग्म है, कौन सा है? सल्फर और आयरन, बी नंबर कैल्शियम और आयोडीन, ई नंबर, सी नंबर चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे सी, सोडियम और पोटेशियम, और डी नंबर है फास्फोरस और मेलिब्डेनम, या फिर मोलिब्डेनम, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, मोलिब्डेनम। तो इसमें सही जो जवाब है वो रहेगा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। चलिए 131 नंबर का सवाल है, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कृषि क्षेत्र से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। जाहिर सी बात है ये जो है सवाल विज्ञान से रिलेटेड है, विज्ञान पर आधारित ये जो सवाल है वो पूछा गया है। देखिए, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है रासायनिक उर्वरक,
रासायनिक कीटनाशक, कृषि अवशिष्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये तीनों भी ऑप्शन गलत है। इसके अलावा कोई और इसका जो है वो जवाब है। क्या है? तो देखो, खेती के अंदर जो रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि रसायन जो है वो वायु में ही फैलता है। इस वजह से वायु प्रदूषण ज्यादा होने की वजह खेती में कृषि से रिलेटेड रासायनिक कीटनाशक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 132 नंबर का सवाल देखिए, पोषक तत्वों के निम्नलिखित युग्म और उनसे जुड़े हीनताजन्य रोग पढ़े। आयरन पैलाग्रा, आयोडीन घींगा, प्रोटीन क्वाशियोरकर, विटामिन मरासमस। अब यहां पर ये ऑप्शन है 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन। तो इनमें से सही ऑप्शन जो है वह है 1 नंबर और 4 नंबर, यानी आयरन पैलाग्रा और विटामिन मैरास्मस, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 133। भ्रमण, जैसे फील्ड ट्रिप बोला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उदाहरण है? भ्रमण का प्रयोगशाला विधि, सुकराती विधि, निरीक्षण विधि, या फिर आगमन विधि, इनमें से कौन सा है इसका सही जवाब? तो इसका जो जवाब है वो है भ्रमण से जो है हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। 134 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी करेक्टली मैच नहीं किया गया है? देखिए, बांस का फूल असम में पाया जाता है, बल्लम राजस्थान में पाया जाता है, ट्रॉली लद्दाख, जुगाड़ गुजरात। इनमें से एक ही वो सुमेलित जोड़ी है जो कि गलत है, सही तरीके से नहीं है। कौन सी है? देखिए, बांस का फूल असम में पाया जाता है, ट्रॉली लद्दाख में, जुगाड़ गुजरात में, लेकिन जो वल्लभ है वो राजस्थान में नहीं पाया जाता। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 135 नंबर का सवाल। कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने निम्नलिखित विधि का निर्माण किया था। किंडरगार्टन विधि, डाल्टन प्लान विधि, मॉन्टेसरी विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो देखिए, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट का नाम जब भी आएगा उसने निर्माण किया था डाल्टन प्लान विधि का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 136 नंबर देख लेते हैं। 136 नंबर में है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर क्यों जाते? हाँ, जब भी हमें कभी पहाड़ पर जाना होगा हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह 1 नंबर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पहाड़ पर अन्य गैसों का प्रतिशत बढ़ जाता है लेकिन ऑक्सीजन का कम हो जाता है। ये ऑप्शन सही है क्या? नहीं, ये गलत है। ये कम वायुमंडलीय दबाव की वजह से नाक से होने वाला रक्तस्राव बंद कर देता है। ये है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं, ये भी ऑप्शन जो है गलत है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, ये वाला ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल, यही वाला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। ऊंचाई के कारण जैसा जैसा हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो वायुमंडलीय दबाव है वो बढ़ता जाएगा। चलिए 137 नंबर का सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष, शिक्षण विधि, इनमें से क्या है? वो कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? अब तो सोचना पड़ेगा। देखिए, शिक्षक तो अंग है, क्योंकि शिक्षक तो जाहिर सी बात है शिक्षा दे रहा है, और शिक्षार्थी तो वो शिक्षा ले रहा है शिक्षण विधि के जरिए। ठीक है, ये तीनों भी जो है वो आपस में मिले हुए, लेकिन जो कक्षा कक्ष है ये थोड़ा सा भिन्न लग रहा है ये तीनों ऑप्शंस, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये जो सवाल है इसका सही सा जवाब रहेगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का 2014 में गठन किया गया? वो कौन सा राज्य है जो 2014 में गठित हुआ है?
तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वॉल्यूम या फिर उत्तराखंड? कौन सा स्टेट है जो 2014 में बना है? ये आसान है क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, हमको पता है जो तेलंगाना राज्य है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो वो जो राज्य है तेलंगाना 2014 में गठित हुआ है। और अगर से पूछा जाए भाई तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कंबाइंड राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। उसके बाद 139 नंबर का जो सवाल है वो देखते हैं। शिक्षण के विभिन्न तरीके होते हैं, 4 पूछे गए। व्याख्यान करना, प्रश्न उत्तर करना, ए तथा बी दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। शिक्षण के विभिन्न तरीके कौन कौन से तरीके? तो देखिए, शिक्षण में व्याख्यान करना भी है और प्रश्न उत्तर करना भी, दोनों भी चीजें जरूरी है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों भी ऑप्शन दिए गए। 140 नंबर का सवाल, यदि आपको कक्षा में ऐसा छात्र मिलता है जो आमतौर पर समय पर अपना गृह कार्य प्रस्तुत कर नहीं करता है, ठीक है, होमवर्क टाइम पे करता नहीं है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? टाइम पर करता ही नहीं, होमवर्क बच्चा जो है वो टाइम पर नहीं करता है, आपकी प्रतिक्रिया इसके बारे में क्या रहेगी? 4 ऑप्शन है। उसके बाद जाना और उससे अकेले में बात करना तथा सलाह लेना, स्कूल का समय खत्म होने के बाद भी उसे स्कूल में रोक कर रखना, इस बात को स्कूल अधिकारियों के ध्यान में लाना, या उसके माता पिता को बुलाना और उसके सामने उसे डांटना। क्या करेंगे आप? अब यहाँ जो है टीचर का एक तरीके से जो नजरिया है, जिसे हम एटीट्यूड बोलेंगे, वो झलकता है। सबसे सटीक और सही जवाब जो रहेगा वो हमें चूज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे? तो ज्यादातर पर्सनली मैं बोल दूंगा आपको कि उसके पास जाना और उससे अकेले में बात करना तथा सलाह लेना, भाई कि उसकी वजह क्या है। वो बच्चा जो है वो गृह कार्य नहीं करता है, उसकी जो रीजन है वो समझ लेना, कि हो सकता है उसको समझने में दिक्कत है, या हो सकता है उसके घर में जो है पारिवारिक कलह रहता है, या फिर हो सकता है उसके घर में ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो है वो शांति के साथ गृह कार्य नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है उसे जो है कुछ भी नहीं आता हो। ठीक है, तो उसका जो है हमें इलाज करना जरूरी है। चलिए, सवाल नंबर 141, आगमन विधि के कितने चरण होते? 4, 5, 3, 2। आगमन विधि, आगमन विधि के जो चरण है वो है 4। ठीक है, 4 चरण होते। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? एनसीएफ, नेशनल कम्युलेटिव, नेशनल करिकुलम, नेशनल कमिटी, नेशनल कमिटी फोरम। क्या है एनसीएफ? उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेश। ठीक है, नेशनल करिकुलम। उसके बाद 143 नंबर, भगवान शिव के संबंधित वृक्ष का नाम क्या है? वट, पीपल, बेल या फिर गुल्लर? इनमें से क्या? तो इसका जवाब ज्यादातर लोगों को आ जाता है कि भगवान जो शिव है, जिसे हम महादेव बोलेंगे, जिसे हम भोलेनाथ बोलेंगे, तो उनका जो सबसे प्रिय जो वृक्ष है वो है बेल। बेल के जो पत्ते होते हैं वो उनको दिए जाते हैं, उनको अर्पित किए जाते हैं। 144 नंबर का सवाल है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है? 4 तकनीक है, चारों में से एक ही हमें जो है वो प्राथमिक स्तर पर मुझे मूल्यांकन हो रहा है उसके अंदर इस्तेमाल करना है। देखिए, पत्रिका लेखन और अवधारणा मानचित्रण, बी नंबर संकल्पना मानचित्रण और परियोजना कार्य, सी नंबर क्षेत्र की यात्रा और पत्रिका लेखन, परियोजना कार्य और क्षेत्र की यात्रा। इनमें से क्या? तो हमें करना चाहिए परियोजना कार्य, और क्षेत्र की जो है वो हमें यात्रा करनी चाहिए। चलिए, 145 नंबर का सवाल देख लेते हैं। ओजोन परत के विनाश से प्राणी को किस रोग का भय है? ब्रोंकाइटिस, त्वचा का कैंसर, आस्थमा, मेनिंजाइटिस? क्या होगा?
जब भी कभी ओजोन की परत का नाश होगा तो प्राणियों को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हमारी त्वचा उसके कारण जो है वो कैंसर ग्रस्त हो सकती है। और जाहिर सी बात है ओजोन जो है वो हमारे लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है। और यदि यदि अगर से प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो ये जो ओजोन की परत है उसे नुकसान पहुंचेगा, और जो सूर्य से आने वाली जो अतिनील किरणें हैं वो सीधे सीधे जो है हमारी त्वचा को टच करेगी, जिस वजह से हमारी त्वचा को कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा रहेगा। अभी हम देखते हैं कि जो अंटार्कटिका खंड है वहां पर एक बहुत बड़ी जो बड़ा जो एरिया है वहां पर जो है ओजोन की परत नष्ट हो गई, जिस वजह से जो है वहां कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 146 नंबर का सवाल देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या होता है? उचित प्रारूप में रिकॉर्ड करने के लिए, बी नंबर प्रगति कार्ड में रिपोर्ट करने के लिए, सी छात्रों को ग्रेड प्रदान करने के लिए, डी छात्रों को फीडबैक प्रदान करने के लिए। इनमें से क्या है सही जवाब? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो कुछ आकलन होता है उसकी वजह होती है छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, छात्रों को वो वाली चीज बताना कि जो उनके भलाई के लिए हो, जिससे उनकी प्रगति हो सकती है। जो जो गलत है वो उन्हें बताया जाता है, उसको सही करने का तरीका भी बताया जाता है। सवाल नंबर 147, निम्नलिखित में से किन बातों पर ईवीएस शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए? अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक नंबर का ऑप्शन है व्यवहारिक कौशल विकसित करने पर, बी नंबर आजीविका अर्जित करने की चिंता, सी परीक्षाओं में अपने बच्चों का प्रदर्शन बढ़ाने के संबंध में माता पिता के विचारों का सम्मान, छात्रों का अनुभव सुनने और प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उसे संबंधित करने पर। कौन सा रहेगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का अनुभव सुनने और प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उसे संबंधित करने पर। 148 नंबर का सवाल है, वनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है किसका? सूर्यताप एवं वर्षा का, जनशक्ति का, वायु का, या फिर जीव जंतुओं का? वनों के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान? तो सूर्यताप एवं वर्षा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटक होते हैं वनों के विकास, क्योंकि सूर्य से प्रकाश और वर्षा से पानी। 149 नंबर का सवाल देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण विषय के बारे में छात्रों को समझाने और सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री सर्वश्रेष्ठ है? पत्रिका, अवधारणात्मक मानचित्र, अखबार, या फिर विश्व मानचित्र में राष्ट्रीय उद्यान? क्या? तो वन्य जीव संरक्षण विषय के बारे में छात्रों को अगर समझाना है तो सर्वश्रेष्ठ सामग्री रहेगी अखबार, न्यूज़पेपर जिसको हम बोलेंगे। और आखिरी सवाल रहेगा इसका, सवाल नंबर 150, नुक्कड़ नाटक का श्रेष्ठ प्रदर्शन स्थल कौन सा हो सकता है? कक्षा कक्ष, ऑडिटोरियम, बस स्टैंड, या फिर ड्राइंग रूम? हमें क्या करना है? नुक्कड़ नाटक का श्रेष्ठ प्रदर्शन स्थल, नुक्कड़ नाटक बनाना है जिससे जो है हमें जो है कुछ ना कुछ सीख देनी है, लोगों में जो है वो जागृति पैदा करनी है। तो उसका जो स्थल है कहां पर सबसे ज्यादा वो जो है प्रभावशाली साबित हो सकता है? कक्षा कक्ष में होगा क्या? ऑडिटोरियम में? ऑडिटोरियम में भी नहीं होगा, तो होगा कहां पर? हमें वो जो है बस स्टैंड पर करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका सही जवाब रहेगा। तो ठीक है, इस तरीके से हमने जो है सामाजिक विज्ञान विषय के जो 30 सवाल थे उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ आई होगी। ये जो हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं, 30 सवाल देखे हैं, इस 30 सवालों में से आपको एग्जैक्टली कितने उत्तर पता थे या आपके कितने जवाब सही है वो जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।